नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझेंगे जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है लेकिन है 100% सच। ये कहानी है एक प्राइवेट कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कंपनी जो यहाँ से मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, वो एक विशाल साम्राज्य की शासक बन बैठी? चलिए, आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई मुनाफे की एक जबरदस्त चाहत से। यूरोप के लोगों के लिए भारत आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा। और उस दौर में भारत पहुंचने की एक होड़ सी मची हुई थी। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, फिर डच और उनके बाद अंग्रेज। तो ये समझना जरूरी है कि अंग्रेज अकेले नहीं थे, बल्कि इस बड़ी दौड़ का बस एक हिस्सा थे। तो आखिर भारत में ऐसा क्या था जो इन सबको चुंबक की तरह खींच रहा था? वो थीं यहाँ की चीजें जिनकी यूरोप में दीवानगी थी। मसाले, बेहतरीन सूती कपड़े, रेशम, नील और तो और अफीम भी। इन चीजों का मुनाफा इतना ज्यादा था कि महीनों लंबी और जानलेवा समुद्री यात्रा भी फायदे का सौदा लगती थी। अच्छा, तो व्यापार से कब्जे तक का ये सफर तय कैसे हुआ? इसका जवाब मजे की बात यह है कि भारत की अपनी ही राजनीतिक हालत में छिपा था, जिसने कंपनी को एक ऐसा मौका दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। औरंगजेब के बाद वो मुगल साम्राज्य जिसने कभी पूरे भारत को एक धागे में पिरोया था, अब कमजोर पड़ रहा था। दिल्ली की सत्ता हिल रही थी और पूरे देश में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन सा बन गया था, जिसे भरने के लिए कई लोग तैयार बैठे थे। तो उस वक्त का भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि कई आपस में लड़ते झगड़ते राज्यों का एक जमघट था। एक तरफ मराठे थे तो दूसरी तरफ मैसूर, कहीं बंगाल था तो कहीं अवध और हैदराबाद। कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि अकेले सबको कंट्रोल कर सके। और ठीक इसी बिखराव के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना असली खेल शुरू किया। अब उनका मकसद सिर्फ जहाज़ों में माल भरना नहीं था, अब उनकी नजरें जमीन पर थीं, सत्ता पर थीं। इस बदलाव की सबसे अहम कड़ी थी 1757 की प्लासी की लड़ाई। देखिए, ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ही अपनी तरफ कर लिया, उसे नवाब बनाने का लालच देकर। और जब लड़ाई का दिन आया तो नवाब की आधी से ज्यादा सेना लड़ी ही नहीं। ये जीत ताकत से नहीं, धोखे से हासिल की गई थी। प्लासी की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक चाबी थी, बंगाल के बेहिसाब खजाने की चाबी। अब कंपनी के हाथ वो लग गया था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, पैसा और ताकत। अपने नए कठपुतली नवाब मीर जाफर से कंपनी ने फौरन 1 करोड़ 77 लाख पाउंड का भारी भरकम हर्जाना वसूला। रातों रात कंपनी की तिजोरियां सोने चांदी से भर गईं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। 1765 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद मुगल बादशाह से कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का कानूनी हक। मतलब अब कंपनी ही सरकार थी। और मजे की बात देखिए, बंगाल से जो टैक्स का पैसा आ रहा था वो कंपनी के व्यापार के मुनाफे से कहीं कहीं ज्यादा था। और इस पैसे का क्या किया गया? इससे बनाई गई एक बड़ी और मॉडर्न सेना। और सबसे बड़ी बात, ये सेना बनी भारतीय पैसे से ही। अब जब पैसा भी था और सेना भी, तो कंपनी ने एक एक कर अपने बाकी बचे भारतीय दुश्मनों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। पहला बड़ा कांटा था दक्षिण भारत में, मैसूर का ताकतवर राज्य जिसके शासकों को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। मैसूर को हराना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वहां हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे जबरदस्त शासक थे। उनकी फौज को खुद फ्रांसीसियों ने ट्रेनिंग दी थी और मालाबार के पूरे मसाले के व्यापार पर उनका कब्जा था। कंपनी को 4 खतरनाक जंगें लड़नी पड़ी और आखिर में 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ही मैसूर पर कब्जा हो पाया। मैसूर के बाद अब मैदान में बचा था आखिरी और शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी, मराठा साम्राज्य। सच तो ये है कि ये वो ताकत थे जो मुगलों की जगह ले सकते थे। सैन्य ताकत में वो शायद कंपनी से भी ज्यादा थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी,
आपसी फूट। शक्तिशाली मराठा सरदार एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। 3 लंबी लड़ाइयों के बाद 1818 आते आते मराठा शक्ति भी इतिहास बन गई। इस पूरे खेल में कंपनी का एक और मास्टर स्ट्रोक था, सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। ये एक तरह का मीठा जहर था। इसके तहत भारतीय राजा अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखते थे और उसका पूरा खर्च भी उठाते थे। बदले में अपनी आज़ादी और विदेश नीति कंपनी को सौंप देते थे। मतलब बिना एक भी गोली चलाए राज्य कंपनी के कब्जे में आ जाता था। तो इस तरह धीरे धीरे एक व्यापार करने आई कंपनी एक हुकूमत में तब्दील हो गई। इस पूरी कहानी को अगर हम 3 हिस्सों में देखें तो 1750 तक कंपनी बस कई यूरोपीय व्यापारियों में से एक थी। फिर प्लासी और बक्सर के बाद वो भारत की सबसे बड़ी सियासी ताकत बन गई और आखिर में मैसूर और मराठों को हराकर वो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्वोपरि शक्ति बन बैठी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पे मजबूर करती है कि जब किसी कॉरपोरेशन के इरादों को, उसकी दौलत को एक सेना की ताकत मिल जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी अहम था और शायद आज भी उतना ही अहम है।